पिछली क्लास में हमने एमओटी के काफ़ी केसेस कर लिए थे, है ना, लगभग खत्म कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे, लिखिए, कुछ विषम परमाणविक अणुओं के लिए एमओटी, कुछ विषम परमाणविक अणुओं की एमओटी, एमओटी फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयन, है ना। तो अभी तक हमने जो देखा था सो सब किस तरह के परमाणु थे आपके, समपरमाणु। अब हम लोग देखेंगे कुछ किनके लिए, आपका विषम परमाणविक अणुओं के लिए, है ना। हालांकि विषम परमाणविक काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों होंगे कॉम्प्लेक्स, है ना। रीजन ये है कि अभी तक जो आप एमओटी बना रहे थे उसमें शुरुआत में दोनों का एनर्जी लेवल क्या ले रहे थे आप, सेम। एक आप यहाँ पे बना रहे थे, एक यहाँ पर, इनके कॉम्बिनेशन से एक नीचे चले गया और एक कहाँ चले गया आपका, ऊपर। इस तरह के डायग्राम हमने बनाए थे, ठीक है। अब इसमें इस तरफ तो क्या थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरफ क्या थे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों को आपने समान ऊर्जा स्तर पे क्यों रखा है, क्योंकि ये भी अगर हाइड्रोजन का था तो दूसरा वाला भी किसका था आपका, हाइड्रोजन। परंतु अब हम बोल रहे हैं कि किस तरह के परमाणु हमारे, विषम परमाणु। विषम परमाणु का मतलब क्या है, एक अगर H है तो दूसरा कोई दूसरा होगा, और दूसरा होते ही उनकी जो ऊर्जा होगी वो समान नहीं होगी। ये पहला वाला लेवल ही क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से विषम परमाणविक अणुओं का जो एमओटी होता है काफी कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है, जिसको हमें डिटेल में नहीं जाना है। जैसे अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, CO की, तो उसका एमओटी हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखोगे तो अलग दिया हुआ है, जेडी ली में देखोगे तो अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। और भी जितनी बुक्स आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, थोड़ा बहुत अंतर है। सही कौन सा है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम विषम परमाणुओं के लिए इस तरह का डायग्राम नहीं बनाएंगे। हाँ, देखना जरूर है, बंधक्रम वगैरह थोड़ा सा आइडिया लेना है। तो उसके लिए बस रूल ये है हमारा कि आप तो सिंपली इलेक्ट्रॉन गिन लो। जैसे NO की अगर मैं बात करूं, जो काफी ज्यादा प्रयोग में भी आता है NO आपका, है ना। कहाँ प्रयोग में आता है, उपसहसर्जन यौगिकों में आपने देखा होगा तो ब्राउन रिंग, है ना, भूरी वलय परीक्षण नाम सुना होगा आपने। उसमें FeNO के साथ जुड़ता है जाके, ठीक है ना। और जिसमें NO किस रूप में उपस्थित होता है मेरा, NO+। तो उसका लॉजिक मुझे यहाँ से मिलेगा कि मुझे करना क्या है, NO नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। बस मुझे इलेक्ट्रॉन गिन लेना है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15, ठीक है ना। अब 15 इलेक्ट्रॉन का आपको बस एमओटी बनाना है। तो मैंने रूल बता दिया था आपको, क्या, अगर 15 या उससे ज्यादा होगा तो NB कितना होगा आपका, 10, बचा हुआ क्या होगा, Na। तो यहाँ से बस मुझे डायग्राम ना बना के केवल बंधक्रम पर जाना है कि NB मेरे लिए कितना हो गया, 10, Na कितना हो गया मेरा, 5। तो अगर मैं बंधक्रम को निकालने जाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 5/2, मतलब 2.5, ठीक है। और 2.5 का मतलब ये किस प्रकृति का हो गया आपका, अनुचुंबकीय, मतलब क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक। तो ये NO है हमारा, ठीक है ना। अब अगर जैसे CO को बोल दे तो CO का भी बोल सकते हो। तो हमें केवल विषम परमाणु के लिए इतना ध्यान रखना है। CO की अगर आप बात करोगे तो 6 + 8 कितना हो गया आपका, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और 14 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब NB तो 10 हो जाएगा, Na कितना हो जाएगा मेरा, 4। बंध क्रम की बात करोगे तो 10 - 4/2 मतलब 3, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो अगला जा सकते हो, जैसे हमारा NO+। तो NO अगर प्लस की बात करूंगा तो वापस 7 + 8 - 1, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। आप इनको लिंक कर सकते हो। या NO+ मतलब किसके तुल्यांक हो गया, ये N2 के, ठीक है ना। चाहो तो आप इसे बोल सकते हो ये O2+2 के भी तुल्यांक हो गया। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16, + 2 का मतलब क्या हो गया हमारा, 14 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो इसे CO के भी तुल्य बना सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसे साइनाइड, 7 और 6 13, और 1 कितना आपका, 14। तो इन सब का बंधक्रम आपको हमेशा कितना मिलना है, 3, समझे। बंधक्रम 3 मिलना है, एज वेल एज
किस प्रकृति के होंगे? ये डायामैग्नेटिक, है ना। तो हमारे सिलेबस में बस NO प्लस CO, चौथा CN माइनस भी लिख सकते हो, जो सामने मैंने लिख ही दिया है, साइनाइड आयन, ठीक है ना। तो 6 प्लस 7 और माइनस है तो इसलिए एक जोड़ दो, कितने इलेक्ट्रॉन आपके? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 और किस प्रकृति का हो जाएगा? डाया। जब हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक में जाएंगे तब हम लोग CO, साइनाइड इनको देखते हैं। आपने मेटल कार्बोनिल्स नाम सुना होगा, सुना है मेटल कार्बोनिल्स, है ना, जो इस तरह के होते हैं, NiCO4, ये क्या है मेरा? निकिल कार्बोनिल। तो इन्हें बोला जाता है मेटल कार्बोनिल्स, मतलब धातु कार्बोनिल, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी जरूरत आपको वहां जरूर पड़ेगी कि धातु कार्बोनिल के अंदर कार्बोनिल जो ग्रुप है वो धातु को अपना कार्बन एक लोन पेयर देता है, साथ ही साथ क्या होता है? धातु अपना लोन पेयर कार्बन को भी देती है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनता है। तो ये हम लोग उपसहसंयोजन यौगिकों में देखते हैं। अब इसका कारण वहां पर बताने के लिए MOT की ही सहायता ली जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ी हिंट यहाँ पर दे दे रहा हूँ। क्या हिंट दी जाती है? भैया 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसके केवल कौन से कक्षक भरे हुए हैं? आबंधी कक्षक पूरे भर गए, ठीक है ना। बाकी ऊपर के 3 जो हैं अनाबंधी कक्षक, वो क्या है आपके? खाली है ना। तो उन अनाबंधी आणविक कक्षकों के अंदर ये धातु से क्या करेगा? वापस इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है। तो नॉर्मली उपसहसंयोजन यौगिकों में लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करता है? त्याग। परंतु कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये आसानी से अनाबंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को धातु से क्या कर सकते हैं? वापस भी ले सकते हैं। इस वजह से धातु और इनके बीच में किसका निर्माण हो जाता है? पाई बंध का, है ना। तो ये तो केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट है, डिटेल में हम वहीं देखेंगे। अभी केवल इन 3-4 का आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे। पहले जल्दी से ये आप देख लीजिए अपना। चलो ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? जैसे 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन दे रहा आपसे, है ना, कि N2 में NN बंध लंबाई। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, N2 नाइट्रोजन, है ना, N2 में NN बंध लंबाई, NN की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, N2 प्लस की तुलना में कम होती है, परंतु, है ना, NO में NO बंध लंबाई, है ना, NO प्लस की तुलना में ज्यादा होती है, क्यों? तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि NN बंध लंबाई N2 में N2 प्लस की तुलना में कम है, परंतु उसी का उल्टा नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन डालते ही NO में NO की बंध लंबाई NO प्लस से ज्यादा हो गई। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह के आए, ठीक है ना। जब परमाणु से आपको इलेक्ट्रॉन निकालता हुआ दिखाई दे तो सीधे सीधे समझ लेना कि वो क्या है? आपका MOT है, सीधे उसी का, है ना। क्योंकि अभी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं MOT की हेडिंग के अंतर्गत ही करवा रहा हूँ, परंतु कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब MOT हो जाता है। तो ये परमाणु है, ये भी परमाणु है ना। तो अब इसका जवाब बस सीधे बंध क्रम से ही होगा। अगर आप N2 और N2 प्लस को देखोगे तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके पास 14, ठीक है ना। और इसका बंध क्रम कितना था? 3, ठीक है ना। इस वजह से मैंने आपको बंध क्रम के शॉर्ट टेक्निक्स बता दिए कि अब आपको विन्यास वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो जल्दी करना पड़ेगा। जैसे आप पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल कैसे पूछेगा? निम्न में से कौन सा कथन सही है? बना देगा कि NN बंध लंबाई N2 में N2 प्लस की तुलना में कम है, पहला ऑप्शन दे दिया। अगला ऑप्शन NO बंध लंबाई NO में NO प्लस की तुलना में ज़्यादा है,
अगला सी ऑप्शन कुछ बना दिया, डी में दे दिया उपरोक्त सभी। तो मुझे फिर एक एक जानकारी का पता होना क्या है वहाँ पर आवश्यक है। अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहाँ से निकलेगा? 14 तक पूरे आबंदी कक्षक क्या हो गए? पूर्ण हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो कौन से कक्षक से निकल रहा है? आबंदी से, है ना। वैसे तो खैर इसकी जरूरत ही नहीं, हमें पता ही है कि 13 का मतलब क्या हो जाएगा आपका। 8 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन बताई गई थी आपको? एन ए आपका 4 रहेगा और बाकी किस में होंगे? एन बी में। तो आप सीधे 9 - 4 करोगे 5, और 5 का आधा कितना? 2.5। तो हमें तो पता ही है कि बॉन्ड ऑर्डर और बंध लंबाई एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका बंध क्रम ज्यादा है इसलिए इसमें बंध लंबाई कम, इसका बंध लंबाई बंध क्रम ज्यादा कम है तो बंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा। और ये चीज अगर आप, है ना, NO से NO+ के लिए करोगे तो इसमें तो 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 के लिए आपका बंध क्रम कितना हो जाएगा? 2.5। 10 में से 5 घटा दो, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 14, तो इसका बंध क्रम कितना हो गया हमारा? 3। तो इसमें उल्टा हो जाएगा हमारा। किस 10 - 4 होगा ना बेटा, है? अब मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो थोड़ी गणित में समझौता करो मेरे साथ। मुझे तो इतनी आती, 10 में से 4 घटाने पर 6 मिलता है और 6 को 2 से भाग देने पर 3 मिलता है। अब अगर नए रूल आ गए हो कुछ तो मुझे पता नहीं बेटा। हालांकि वैसे मैं अभी छोटी बिटिया को पढ़ा रहा था अपनी 4th क्लास में, वो ठीक है ना, तो उसकी गणित में भी यही लिखा हुआ था 10 में से 4 घटाने पर 6 ही मिलता है ना, और 2 से भाग देने पर 3 ही मिलता है। देखो ठीक है। तो इस तरीके से एक पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन एक और इसी तरीके से दे सकता है कि N2 से N2+ मतलब क्या हो गया? आप नाइट्रोजन से क्या कर रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का निकालना अगर आवर्त सारणी से देखा जाए तो क्या कहलाता है हमारा? आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। तो अगर मुझसे बोले कि इसकी आयनन ऊर्जा E1 है, ठीक है, और NO से NO+, इसका मतलब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है ना। इसकी आयनन ऊर्जा कितनी है आपका? E2। हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन दे दिए हैं E1 < E2, है ना, E1 > E2, या C बोल रहा है E1 = E2, या D बोल रहा है ना CND। CND का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। ऐसा नहीं कि C और D, है ना, C और D तो है ही नहीं इसमें। कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन मतलब कुछ बता नहीं सकते। तब क्या आप ऑप्शन दोगे आप इनमें से? ये विजिबल है सब चौक? हाँ, तब क्या ऑप्शन देंगे? आपको भी दिखाई दे रहा ना सभी को? हाँ बोलो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? नहीं, कौन सा? बी। क्यों? है ना, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये वाला, ये कौन से कक्षक से निकल रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14। 14 तक सभी कौन से कक्षक भरे हुए? आबंदी। तो ये जो आप अंतिम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो आबंदी आणविक कक्षक से निकाल रहे हो। जबकि NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 15, ठीक है ना। हमेशा आप आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये 15वां इलेक्ट्रॉन इसमें किसके पास था? अनाबंदी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आपका ये ABMO से निकल रहा है। अब मुझे पता है कि आबंदी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। तो ये तो स्थायी अवस्था में था, तो इस किसी स्थायी चीज को निकालने के लिए मुझे मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन अनाबंदी में था, अनाबंदी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैसे भी क्या होता है? अस्थायी। तो उसे निकालना तुलनात्मक रूप से मेरे लिए क्या हो जाएगा? काफी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ऊर्जा के क्रम में भी क्वेश्चन भूल सकता है, ठीक है ना। यहाँ छोटे मोटे क्वेश्चन तो खूब बना सकता है बेटा। O की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी कि O2 की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, ऐसे पूछेगा आपसे। O का O+ में बदलना और O2 का O2+ में बदलना, है ना। वापस E1 E2 तुलना पूछ ले,
ठीक है। दोनों आयनन ऊर्जाएं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो दोनों में, परंतु ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो पुनः कहां से निकाल रहे हो? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके पास 16। तो अनाबंदी आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का निकालना हमेशा क्या होगा मेरे लिए? आसान। वो तो अस्थायी है, अस्थायी है, इस वजह से आसानी से निकलेगा। तो पुनः क्या बोलूंगा मैं? E1 जो हो जाएगा वो बड़ा होगा किससे? E2 से। नीचे वाले में ऊर्जा कम लग रही, ऊपर वाली में ज्यादा। इसी वजह से जब आप उप सहसंयोजन यौगिकों में जाओगे तो ध्यान देना कि NO हमेशा किस अवस्था में रहना चाहता है? NO प्लस में ही रहना चाहता है। आपको शायद उप सहसंयोजन यौगिक थोड़ा सा ध्यान हो तो बोला जाता है कि Fe के किसी भी संकुल में NO हमेशा नाइट्रोसोनियम आयन के रूप में रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालकर स्थायी विन्यास को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यह हमारा MOT थ्योरी समाप्त होती है। जितने तरह के क्वेश्चन थे हमने कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे अगला कुछ, है ना, विशिष्ट बंध, है ना, मतलब इंग्लिश में इसे बोलेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कुछ विशिष्ट प्रकार के बंध, जैसे इसमें सबसे पहला तो होता है हमारा पश्य बंध। पश्य बंध मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाता है कि हमारा बैक बॉन्ड। और अब हम लोग पूरा बार बार पश्य बंध न लिख के इसे केवल सिंपली क्या लिखेंगे? बीबी, ठीक है ना। तो पहले मैं इसे इन द फॉर्म ऑफ एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं, उससे हम पश्य बंध की तुलना करते हुए समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि BF3 में, क्वेश्चन है हमारा BF3 में BF बंध की लंबाई, मतलब प्रायोगिक रूप से पाई गई BF बंध की लंबाई, ऐसा लिखना। BF3 में प्रायोगिक रूप से पाई गई BF बंध की लंबाई, BF3 में प्रायोगिक रूप से पाई गई BF बंध की लंबाई, है ना, सैद्धांतिक BF बंध लंबाई की तुलना में कम होती है। BF3 में प्रायोगिक रूप से पाई गई BF बंध की लंबाई सैद्धांतिक रूप से BF बंध लंबाई की तुलना में कम होती है। स्पष्ट करो, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखें तो, है ना, लिखने वाले तरीके में कि DBF का मतलब क्या? B और F के बीच की दूरी, जो दो परमाणुओं के बीच की दूरी होगी वही उसकी बंध लंबाई कहलाएगी, है ना। तो DBF प्रायोगिक जो है वो कम है किससे? DBF सैद्धांतिक। ये हमसे कह रहा है इस ऑब्जर्वेशन को, इस प्रेक्षण को स्पष्ट करो कैसे हो रहा है ना। पहले बात तो करें तो सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक का मतलब होता है जिसकी आप क्या करते हो? खुद गणना करते हो। और कैसे गणना करेंगे? हम लोगों ने आवर्त सारणी में स्टीवेंसन शूमाकर इक्वेशन देखी थी, ठीक है ना। DBF जो होगा वो RB प्लस RF माइनस 0.09 चाई F माइनस चाई B, सही है। तो स्टीवेंसन शूमाकर इक्वेशन में हमने दो विषम परमाणुओं के लिए जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो ये सूत्र देखा था। तो मुझे रेडियस ऑफ बोरॉन भी पता है, रेडियस ऑफ फ्लोरीन भी पता है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता भी पता है। इससे जो मैं सैद्धांतिक रूप से गणना करके बोरॉन और फ्लोरीन के बीच की बंध लंबाई निकालता हूँ, इसका मान ज्यादा आता है, जबकि जब मैं प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित करता हूँ, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, है ना, इसे अब हम लोग EO लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EO? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, है ना, प्रायोगिक
रूप से प्रेक्षित, ओ का मतलब है ऑब्जर्व, और इसे टीसी लिखा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीसी? थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक, और गणनीय मतलब कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम किस तरह से बता सकते हैं भैया? देखिए, बंध लंबाई ज्यादा हो जाए कहीं पर तब तो मैं जरूर बोल सकता हूं कि क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा होगा, तो डेफिनेटली बंध की लंबाई थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ गई। परंतु यहाँ पे तो भैया बंध की लंबाई और प्रतिकर्षण भी कब होता है? क्योंकि अब बस इन दो टॉपिक के बाद हमें बंध कोण, बंध लंबाई की तुलना करना सीखना है, जिसके ऊपर जेईई में खूब क्वेश्चन आते हैं। पाँव नीचे रखो बेटा, है ना, ये मास्टरों के खड़े रहने की है, थोड़ा सा इज्जत करो उसकी, इतनी इज्जत आवश्यक है आपके लिए। हाँ, तो ये क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि अगर बंध की लंबाई अगर बढ़ जाती है बेटा, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, दोनों परमाणुओं के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा होगा। प्रतिकर्षण को कम करने के चक्कर में दोनों परमाणु थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और प्रतिकर्षण भी तब होगा जब आपका दोनों परमाणुओं के पास क्या हो, लोन पेयर हो। लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इन क्वेश्चंस पर भी आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर तो बंध लंबाई बोल रहा है कम हो गई है। कम होने का मतलब क्या हो गया, परमाणु एक दूसरे को और पास पास आ गए। अब पास आने का क्या कारण होगा, है ना, पास आने का केवल एक ही कारण है कि जब उनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाए। सिग्मा बॉन्ड तो था ही, एक और बंध बन जाए तो दूसरा बंध बनते ही कौन सा बंध बनेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मुझे पता है कि छोटा होता है किसकी तुलना में, सी सिंगल बॉन्ड। सी की बंध लंबाई मुझे पता ही है कितनी होती, ग्रेफाइट डायमंड में हमने देखी थी। तो सी सिंगल बॉन्ड सी की बंध लंबाई है 1.54। सी डबल बॉन्ड सी की बंध लंबाई है 1.34, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बंध लंबाई 1.2, है ना। कुछ कुछ डाटा हमें याद भी रखने, क्योंकि जेईई में पूछ लेता है। तो इससे हमें साफ पता पड़ रहा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड बहुबंध बन जाएगा तो बहुबंध बनते ही क्या हो जाएगा, मेरा बंध की लंबाई कम हो जाएगी। तो इसको वैज्ञानिकों ने अब जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करी वो इस तरह से कि जो BF3 होता है ना, तो बंध लंबाई कम का कारण बहुबंधी हो सकता है, और कोई ऐसा कोई नहीं होगा कि दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या आ जाए, पास पास आ जाए। तो वो कैसे इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये बोरॉन है, बोरॉन के पास मेरे, है ना, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो साइंस है, और साइंस में क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंटली चीजों को क्या कराया जाता है बेटा, ऑब्जर्व, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। पहले तो आप प्रयोग करोगे ना, और प्रयोग से जो रिजल्ट मिलेंगे फिर उनका आप क्या बताने की कोशिश करोगे, कारण। ठीक है, वो कारण आप IUPAC को बताओगे जाके कि ऐसा होना चाहिए। IUPAC में एक पूरा पैनल बैठेगा वैज्ञानिकों का, उन वैज्ञानिकों भी उस कारण को जजमेंट लेंगे। अगर उन्हें लगा कि आप पूरी तरह से क्या कर रहे हो, सही कह रहे हो, तो उस कारण को क्या होगा, एक्सेप्ट करके नाम दे दिया जाएगा आपका। परंतु ये तो खैर, है ना, खूब ऊपर के लेवल की बातें। इसलिए अगर आपने कार्बनिक रसायन में देखा हो तो कार्बनिक रसायन में कई अभिक्रियाओं के एक से ज्यादा क्रियाविधि भी उपलब्ध है, पता है आपको। वुड्स अभिक्रिया की ही बात करें तो वुड्स अभिक्रिया का आयनिक क्रियाविधि भी अवेलेबल है और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक भी अवेलेबल है। दोनों को IUPAC ने सही माना है, क्योंकि दोनों जिन जिन वैज्ञानिकों ने खोज करे उन्होंने अपने खोज में पूरे कारण डाल दिए। अब IUPAC का पैनल उनमें से किसी को भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया, तो दोनों को मान लिया, है ना। तो इसलिए पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग उसको मान लेते हैं अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती। तो अब एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि बोरॉन के पास तो रिक्त कक्षक है और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए, तीनों फ्लोरीन के पास क्या है आपका, 3-3 लोन पेयर, समझे। तो यहां से क्या करेगा, एक फ्लोरीन, इसमें नाम से ही, नाम में कौन सा बंध आ रहा है मेरा, पश्य बंध। पश्य बंध का मतलब ये जो पीछे से बनेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी एक लोन पेयर का दान होता है, इसमें भी एक लोन पेयर का दान है, परंतु दोनों में अंतर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेन बॉन्ड है जो दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में या अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है, जबकि ये क्या होगा, एक वास्तव में जो पहले से ही एक अणु अस्तित्व में उसी के अंदर बनेगा। इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड न बोल के कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पश्य बंध, है ना। एक मेन बॉन्ड तो बन चुका है B और F के बीच में, अब एक दूसरा पीछे से बॉन्ड बन रहा है जब बोरॉन, फ्लोरीन अपना एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बोरॉन के किस में दे दे, रिक्त कक्षक में। तो अगर हम लोग इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाने जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, जो देगा उसके ऊपर प्लस, जो लेगा उसके ऊपर माइनस। हमसे ये पूछा जा सकता है सर कि फ्लोरीन तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरी दुनिया का,
जितने भी हमारे तत्व अस्तित्व में उसके ऊपर प्लस चार्ज कैसे आ गया, जबकि बोला तो ये जाता है कि प्लस चार्ज हमेशा कम विद्युत ऋणी के ऊपर और माइनस चार्ज हमेशा अधिक विद्युत ऋणी, है ना। तो ये रूल तब लगता है बेटा जब अष्टक पूर्ण हो। अगर अष्टक पूर्ण हो तो भले किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डालो, किसी के ऊपर भी नेगेटिव। अगर आपका अनुनाद हो चुका है ऑर्गेनिक में तो अनुनाद का सबसे पहला रूल ये बोला जाता है कि, है ना, सबसे पहले तो उदासीन संरचना सबसे अधिक स्थायी, और अगर आवेशित संरचनाओं में स्थायित्व देखना हो सबसे पहला रूल अष्टक का देखा जाता है कि अगर अष्टक सभी का पूर्ण है तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी के ऊपर भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लो, भले फ्लोरीन के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज डाला है परंतु इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है ना। 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 बचे और 2 बॉन्ड बन गए, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब ये केवल एक संरचना नहीं हो सकती, अगर ये अनुनाद दर्शा देगा तो यही चीज यहाँ पर भी हो सकती है कि इस फ्लोरीन के ऊपर प्लस आ जाए, इसके ऊपर माइनस, इसकी अगली अनुनादी संरचना बनाई जाए तो बी एफ और, है ना, एफ प्लस और बी माइनस। तो ये तीनों इसकी क्या है, हमारी अनुनादी संरचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसलिए इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड तो सभी के ऊपर रहेगा ही। अब डैश 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 मतलब पार्शियल द्विबंध आ चुका है सभी के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पश्य बंध की वजह से यहाँ पर आंशिक कौन सी प्रकृति आ चुकी है, द्विबंध की, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जैसे आंशिक द्विबंध बना तो बंध की लंबाई हमारी क्या हो गई, पहले की तुलना में कम हो गई। तो इसका कारण हम लोगों ने पश्य बंध से समझाया और इसी से हमने पश्य बंध की व्याख्या करी। तो पहले आप अपना नोट कर लेना इसको, फिर हम लोग इसकी व्याख्या लिख रहे हैं पश्य बंध की। सामान्यतः नहीं, ऐसा मत लिखो, बीबी सामान्यतः मत लिखो, पहले लिख लो आप। जब किन्हीं दो बंधित परमाणुओं में जब किन्हीं दो बंधित परमाणुओं में, ब्रैकेट में डाल देना, किसी अणु के, कोई अणु होगा उसके सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं। जब किन्हीं दो बंधित परमाणुओं में किसी, ब्रैकेट में किसी अणु के एक परमाणु के पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो, है ना, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो तथा दूसरे के पास रिक्त कक्षक हो, तथा दूसरे के पास रिक्त कक्षक हो, तब, है ना, उन दोनों में, है ना, तब उन दोनों में पीछे से एक और बंध बनता है जिसे, है ना, जिसे पश्य बंध कहा जाता है। पीछे से एक और बंध बनता है जिसे पश्य बंध कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला लिखना है हमारा कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता परमाणु कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को दाता परमाणु कहा जाता है तथा यह सामान्यतः, है ना, द्वितीय या तृतीय आवर्त का होता है, तथा यह सामान्यतः द्वितीय या तृतीय आवर्त का होता है। द्वितीय आवर्त का हो तो सबसे बढ़िया है। क्यों, हमने पहले भी बात करी थी इलेक्ट्रॉन बंधुता में, अगर आपको याद हो तो, कि द्वितीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तृतीय आवर्त के तत्वों से कम होती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जुड़ रहा है वो एक निम्न आकार में जुड़ रहा है, तो प्रतिकर्षण क्या होगा आपका ज्यादा। अब सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, अगर उसके पास लोन पेयर हो गया तो लोन पेयर उसके पास छोटी सी जगह में बैठा हुआ है, अगर वो सामने वाले को दे देगा
तो उससे क्या हो जाएगा, उसका स्थायित्व थोड़ा सा पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो द्वितीय आवर्त का होगा तो जितना बढ़िया होगा, तृतीय आवर्त का होगा तो उसका आकार बड़ा था, तो उसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन तुलनात्मक रूप से पहले से ही किस अवस्था में था, स्थायी, तो देने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। और अगर चतुर्थ आवर्त में चले जाओगे तो तब तो देने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी कम होती चली जाएगी। इसलिए हम लोग नॉर्मली केवल दाता परमाणु को सेकेंड या कौन से पीरियड का लेते हैं, थर्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जो दाता परमाणु होता है, डोनर एटम, ठीक है, सामान्यतः फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। सबसे बढ़िया सिचुएशन तो इन तीनों के साथ मिलेगी आपको, है ना। और फ्लोरीन भी स्पेशली केवल BF3 में आता है ना। इनफैक्ट सभी हेलोजन बोल सकते हो आप, X लिख लो भले, तो ये बोरॉन के हेलाइड्स में आते हैं, जो अभी हम क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं। और अगला लिखना है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला परमाणु ग्राही परमाणु कहलाता है ना, एक्सेप्टर एटम। तथा यह, है ना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आवर्त का हो सकता है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, ठीक है ना। एक्सेप्टर एटम अगर आप द्वितीय आवर्त की बात करोगे तो हमारे पास जो केसेस अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज्यादा बोरॉन ही है द्वितीय आवर्त का। अदरवाइज तृतीय आवर्त में सिलिकॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना, जो आपको सबसे ज्यादा केस मिलेंगे वो इन्हीं के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है। और नीचे नोट भी कर लेना कि सबसे अच्छा पश्चबंध किसके बीच में होगा, हमारा P2 और P2, ठीक है ना। उसके बाद P2 P3 जरूर हो सकता है, और इसके बाद इसका सामर्थ्य तुलनात्मक रूप से कम होता जाएगा। अगली चीज लिखना हमारा पश्चबंध के प्रभाव, कि पश्चबंध से क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट चीज हमारा पश्चबंध के प्रभाव, है ना। पहला प्रभाव है हमारा केंद्रीय परमाणु का संकरण, CA, सेंट्रल एटम लिखना आप तो जल्दी, है ना। केंद्रीय परमाणु का संकरण परिवर्तित हो भी सकता है तथा नहीं भी, केंद्रीय परमाणु का संकरण परिवर्तित हो भी सकता है तथा नहीं भी। जैसे उपरोक्त केस में है ना, जो सामने लिखा पड़ा, इसमें देखो नहीं हो रहा है। बोरॉन का पहले भी कौन सा संकरण था आपका, sp2। पश्चबंध के बाद भी बोरॉन का संकरण क्या रहेगा, sp2, क्योंकि पाई बंध कभी भी हमारा संकरण में काउंट नहीं होता है। तो पहले भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, बाद में भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले हमारा कारण है, पहले चीज है कि संकरण परिवर्तित हो भी सकता है तथा नहीं भी, है ना। अब ये नहीं वाला एग्जाम्पल है, होने वाला भी अभी कर रहा है। सेकेंड पॉइंट लिखना हमारा, है ना, बंध कोण परिवर्तित हो भी सकता है तथा नहीं भी। अगर संकरण परिवर्तित हो गया तो बंध कोण डेफिनेटली परिवर्तित होगा, और संकरण परिवर्तित नहीं हुआ तो बंध कोण भी परिवर्तित नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आ जाएगा संकरण परिवर्तित न होने के बावजूद भी, क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बन गया है, हल्का फुल्का तो परिवर्तन आएगा। तो हम लोग दोनों पॉइंट लिख रहे हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरा परमाणु, तीसरा प्रभाव क्या बोल सकते हैं, है ना, कि बीबी के कारण बंध लंबाई हमेशा ही कम होती है। संकरण और बंध कोण में परिवर्तन हो भी सकता है तथा नहीं भी, परंतु बंध लंबाई हमेशा ही क्या होगी आपकी, कम होगी। तो बीबी के कारण बंध लंबाई हमेशा ही कम होती है, क्योंकि, है ना, बीबी हमेशा पाई, है ना, बीबी के फलस्वरूप हमेशा पाई बंध का निर्माण होगा, क्योंकि बीबी के फलस्वरूप हमेशा पाई बंध का निर्माण होगा।
ठीक है, अगली चीज लिखना हमारा चौथा है ना, बीबी के कारण बंध का सामर्थ्य बढ़ेगा। है ना, बीबी के कारण बंध का सामर्थ्य क्या होगा आपका, बढ़ेगा। क्यों, डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, पहले से स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, है ना, बीबी की संभावना जितनी अधिक होगी, संभावना की जगह सामर्थ्य लिखना, बीबी का सामर्थ्य जितना अधिक होगा, बहुलीकरण की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। बहुलीकरण की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है, चलो ये आप ध्यान रखना। आप कुछ क्वेश्चंस करें और इसके ऊपर, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं हमसे कि, है ना, BF की बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ BF3 में कम है BF4 माइनस की तुलना में, कारण बताओ, है ना। वापस इसी से रिलेशन अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि BF बंध लंबाई BF3 में कम है BF4 माइनस की तुलना में, तो क्या कारण दोगे वापस, है ना। एक अणु आपके पास BF3 है जो हमने अभी देखा कि किसका निर्माण कर लेगा, बैक बॉन्ड का, ठीक है। दूसरा अणु क्या है आपका, BF4 माइनस, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, BF3 प्लस F माइनस, है ना। बोरॉन के पास रिक्त कक्षक था और F माइनस इससे जुड़ने आया, तो इसने जुड़ के क्या बना दिया आपका BF4 माइनस, ठीक है। और BF4 माइनस, अब संकरण भी परिवर्तित हो चुका है। यहां पर बोरॉन का संकरण कौन सा था, sp2, यहां पर बोरॉन का संकरण कौन सा हो चुका है मेरा, sp3। अब तक ऑफ था क्या ये पूरा, माइनस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी, तो यार आप चेक किया करो ना कान पे लगा के हेडफोन, इसीलिए। सभी बॉन्ड कौन सा है, ठीक है ना। बंध की लंबाई बंध की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी, बोला गया। दोबारा, मतलब यार इसमें कोई इतनी आपत्ति नहीं। डायग्राम के फॉर्म में बताओ, आपको शब्दों में लिखना, तो 2 लाइन ही लिखनी बस कि BF3 में आंशिक द्विबंध होता है जबकि BF4 माइनस में सभी एकल बंध होते हैं, कारण आपका बैक बॉन्ड हो जाएगा। और अगर बैक बॉन्ड जैसे किसी को नहीं पता हो, तब आप BF3 में भी सभी कौन से बंध बोलोगे, सिग्मा, इसमें भी सब कौन से बोलोगे, सिग्मा। तब तो कायदे से बंध लंबाई क्या होनी चाहिए थी, समान, परंतु यहाँ पर अलग अलग है क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है बैक बॉन्डिंग के कारण, है ना। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन दे सकता है ना, क्वेश्चन किस तरह से परिवर्तित कर सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि BF3 में पश्य बंध संभव है, यदि BF3 में पश्य बंध संभव है तो BF3 अमोनिया से या F माइनस से, है ना, NH3 ऑब्लिक F माइनस से संयोग क्यों करता है, यदि BF3 में पश्य बंध संभव है तो BF3 अमोनिया NH3 ऑब्लिक जो ऊपर सामने ही लिखा पड़ा F माइनस से संयोग क्यों करता है। ये तुमने बहुत खोज करी, मतलब, है ना। NH3 प्लस BF3, NH3 क्या कर रहा है अपना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन किसे दे दे रहा है, BF3 को, है ना। हमसे पूछ सकता है कि उपरोक्त अभिक्रिया क्यों संभव हो रही है, ऐसा भी पूछ सकता है। देखो उस टाइम लालटेन चलती थी ना। दोनों प्रश्न एक ही तरह के, बस शब्दों का जाल है कि पूछने का तरीका क्या हो गया मेरा, बदल गया, है ना। पूछने का कारण क्या भैया, यहाँ पर BF3 अमोनिया से संयोग क्यों, क्योंकि इसके पास क्या था आपका रिक्त कक्षक और अमोनिया में नहीं, तो उसका पूछने का मतलब यार चलो
कि जब BF3 में पश्य बंध संभव था, समझ लो, जब पश्य बंध संभव था तो बोरॉन ने फ्लोरीन के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया, केवल प्लस आके। तो अब यहाँ पर इसका अष्टक क्या है ना, अपने आप ही पूर्ण हो गया। तो ये अमोनिया के साथ संयोग क्यों करना चाह रहा है? तब भी पहले से ही इसमें तो अष्टक क्या पूर्ण हो चुका है। पश्य बंध तो BF3 में हमेशा रहेगा ही रहेगा, सही है कि नहीं? अगर BF3 है तो पश्य बंध रहेगा ही रहेगा, हिरवानी रहेगा तो टोकेगा ही टोकेगा, सही है कि नहीं? तो वो वाला हिसाब है कि BF3 है तो पश्य बंध रहेगा ही रहेगा। तब भी ये अमोनिया से संयोग क्यों कर रहा है? क्या कारण देंगे? है ना, कारण सिंपल है कि पश्य बंध हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। और ये जो बंध बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सही है? ये प्राइमरी बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है आपका? सेकेंडरी बॉन्ड। तो कौन सा बंध ज्यादा स्थायी होगा? सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होता है कि पाई बंध ज्यादा प्रबल होता है? सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होता है। तो जब तक BF3 अकेला है तब तक तो उसमें पश्य बंध है, परंतु जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला आया वो तुरंत क्या करेगा? उसके साथ क्रिया करके नया अणु बना लेगा। किसी रिएक्शन के साथ भी एक्सप्रेशन कि अगर the stoichiometric coefficient are not used as a power, then it will be a complex reaction. अब हम कहते हैं कि for complex तो मैं यहाँ reaction molecular कारण आ रहा मेरा सभी को समझ में, है ना? तो इस वजह से हमें बस शब्दों में यही लिखना है इसे, है ना, कि पश्य बंध हमेशा पाई बंध होता है, जबकि डिफाइन नहीं है। हम एक कि जब BF3 ठीक है या H3 या F- से संयोग करता है, अब आप जो जबकि जब BH3 NH3 ऑब्लिक F- से डेफिनेटली कई स्टेप्स में तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जिसका स्थायित्व अधिक होने से, जिसका स्थायित्व अधिक होने से संयोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जिसका स्थायित्व अधिक होने से संयोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। एक प्लस हमने लिया 4B से हमने AB4 बनाया और मैंने स्टेप 2 लिख दी। है आपका कि बोरॉन हैलाइड्स के लुईस अम्ल सामर्थ्य की तुलना करो। AB2 बोरॉन हैलाइड्स के 2B लुईस अम्ल सामर्थ्य की तुलना करो। अब ये अब लुईस एसिड, लुईस अम्ल क्या होता है हमारा? और सुन चुके हम लोग। सिंगल स्टेप है, मतलब मल्टी स्टेप इज मेड ऑफ मेनी सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप उसने मेंशन कर दिए, ठीक है। मतलब लुईस ये अम्ल सब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, ठीक है ना? और बोरॉन के जो है हमारे PX3 ओवरऑल मैं इसके लिए मोलिकुलरिटी बताऊं, इज नॉट पॉसिबल। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ C है, यहाँ इन मोलिकुलरिटी में बोरॉन के पास क्या है? है ना, जेई में अब इसके बाद जो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे तो इन सभी में मेरे पास रिक्त कक्षक उपस्थित है, समझे? अब रिक्त कक्षक है तो आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। हमसे बोला गया है कि चारों की तुलना करो, BF3, BCl फाइंडिंग और Bi। जो परमाणु, जो अणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करेगा, जो बोरॉन का हैलाइड, वो उतना ही अच्छा क्या होगा मेरे लिए? लुईस अम्ल होगा, है ना? अब जब मैं स्टूडेंट था बेटा तो क्या होता था कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं थे उतने, मेरे टीचर ने मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया था जितना मैं आपको दे, ठीक है ना? तो तब मुझे लगता था कि सबसे अच्छा लुईस अम्ल कौन होगा? BF3। क्यों? BF3 में भी क्या होता है? F से अधिक वितरणी तत्व है, तो मुझे लगता था कि F क्या करेगा? तीनों फ्लोरीन इस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस
बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। अगर इन्होंने खींच लिया तो बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई, पहले से ही बेचारा भिखारी था, अब फ्लोरीन ने और खींच खींच के क्या करा, नोच डाला उसको, तो अब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूनता काफी अधिक हो गई। तो इसकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति बाहर से क्या हो जाएगी, काफी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो मुझे इस तरह से लगता था, जो किसके आधार पर मैं सोचता था, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, आप जेई की पुरानी बुकलेट देखोगे तो उसमें एक आंसर हमेशा ये भी दिया होता है, वो 3 की ज्यादा BCl3 से, उसकी ज्यादा BBr3 से, उसकी ज्यादा किससे, Bi3। ये है हमारा विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर, ठीक है ना, जो पूर्ण रूप से क्या है आपका गलत है। क्योंकि हमें पता है कि -I, अभी मैंने कौन से प्रभाव को लिया है, इसके -I को 250 जाने, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। परंतु यहाँ पर तो फ्लोरीन कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है आपका, +m। तो मुझे पता है कि +m की प्रभाव क्या होता है, +m का प्रभाव -I की तुलना में काफी अधिक होता है ना। बोलना नहीं चाहिए ये -I +m, कि ये तो उल्टे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, दे रहा है। अब देने में फिर जब सभी दे रहे हैं तो इसका सामर्थ्य सबसे अधिक क्यों हो गया। मैंने बोला कि ऑर्डर जो क्रम होता है वो पूर्ण उल्टा है पूरी तरह से। BF3 का सबसे कम, BCl3 उसका कम, BBr3 उसका कम, Bi3, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑर्डर ये है यहाँ पर पश्चबंध, दिस इज है ना। एक भैया दे तो सभी रहे, फिर इसको सबसे कम, है ना। अब मान लीजिए का वही लॉजिक आ जाएगा कि सबसे अच्छा जो पश्चबंध बनेगा वो P2 और P2 के पीरियड में, ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो द्वितीय आवर्त के होने के कारण दोनों के ऑर्बिटल के आकार क्या होंगे, समान होंगे। समान होने से इनमें जो अतिव्यापन होगा तो काफी अच्छा होगा, आसानी से दे देगा। अगर इस चीज को मैं क्लोरीन में उठा के ले आया तो क्या होगा, इसके तो उतने ही है परंतु क्लोरीन के क्या हो गए, और बढ़ गए। तो अब अतिव्यापन का प्रभाव क्या हो गया, पहले की तुलना में कम। ब्रोमीन में जाऊंगा तो और कम हो जाएगा, आयोडीन में जाऊंगा तो आयोडीन तो ऐसे दूर से दिखाएगा, ले बेटा ले ले, है ना, देगा नहीं, बस ऐसे दूर से दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पर जो बैक बॉन्ड बन रहा है वो 2p के बीच में बन रहा है ना। तो आयोडीन तो ऐसे नाचता रहेगा इसके ऊपर, ऊपर से बोलेगा लेके दिखा दे, है ना। इसलिए ये नीचे है, ये ऊपर, ऐसे ऊपर से झाके के लेके दिखा दे तू। तो जब ये बोरान भी चिढ़ाएगा कि तेरे से नहीं लूंगा तो मैं बाहर से लूंगा, तो बाहर से लेके वो अपने सामने को क्या कर लेता है, काफी बढ़ा लेता है। ये 2p4 लास्ट वाला क्या हमारा 2p5। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, जो जेई में काफी जा चुका है ना। अब ये सब बोरॉन फैमिली होता है, हम लोग इन सब चीजों को बॉन्डिंग में ही यहाँ पर कर लेते हैं, इसलिए कोटा में कम पढ़ाए जाते हैं ना। पीरियोडिक पूरा डेप्थ में, केमिकल बॉन्डिंग पूरा जान निकाल के, उपसहसंयोजन यौगिक, धातु कर्म और लवण विश्लेषण, तो इन 5 चैप्टर पे ज्यादा जान लगाई जाती है, क्योंकि घूम फिर के सब कॉन्सेप्ट बाकी इन चैप्टरों में आ ही जाते हैं। हाँ तो बोल दो बेटा, भगवान बोला। चलो अगला क्वेश्चन लिखो एक बार, है ना। पश्चबंध के जो अच्छे क्वेश्चन है सब मैं करवा रहा हूँ थोड़ा आइडिया देने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन पिरामिडीय होता है जबकि ट्राई, बेटा ऐसे ही चला दे थोड़ी देर, ट्राई मिथाइल अमीन पिरामिडीय होता है जबकि ट्राई सिलाइल अमीन, जबकि ट्राई सिलाइल अमीन त्रिकोणीय समतलीय होता है।
जबकि ट्राई सिलाइल अमीन है ना त्रिकोणीय होता है ना। इनमें जब तक को नहीं लगे नहीं कर पाऊंगा तो जब तो नहीं लगेगा। मिथाइल अमोनिया क्या होता है मेरा NH3 ट्राई मिथाइल का मतलब उसके तीनों H हटकर उसकी जगह मिथाइल हो गया। तो ट्राई मिथाइल अमीन जो हो गया मेरा CH3 होल थ्राइस N। इसी तरह से अगर सिलाइल अमीन बोलूं कार्बन क्या आ गया आपका सिलिकॉन। तो इस ग्रुप SiH3 को सिलाइल इसके 3 हो गया और उधर हो गया। तो ये पहला वाला ट्राई मिथाइल अमीन हो गया बेटा। दूसरा वाला ट्राइल सिलाइल अमीन सिलाइल जहां पर भी आया ध्यान रखना SiH3 होता है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि ऊपर वाला तो पिरामिडल है नीचे वाला है ना ट्राइगोनल प्लेनर है क्यों ठीक है ना उसके कारण पे जाए। तो कौन सा संकरण हो गया sp3 और sp3 में किस तरह का हो गया ये ab3 एक का के युग्म है ऐसे में नाइट्रोजन इसकी आकृति पिरामिडल होनी चाहिए सही है कि नहीं। और एक अगर आप में भी तो अगर ऐसे देखो तो इसमें भी सब कुछ वैसा चल रहा है मेरा आ रही मेरी बात समझो। तो फिर ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय क्यों हो गई भैया इसके पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है द्वितीय आवर्त का है सिलिकॉन तृतीय आवर्त का है इसके पास क्या उपस्थित है रिक्त कक्षक उसके पास एकाकी युग्म। यहाँ पर क्या है ये तो भले सेकेंड पीरियड का है परंतु कार्बन भी क्या है सेकेंड पीरियड जिसमें रिक्त कक्षक अनुपस्थित है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि द्वितीय आवर्त में लेने वाले केस केवल और केवल किसके पास उपलब्ध है बोरॉन के पास और तृतीय आवर्त में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वो सिलिकॉन के और कभी कभी एल्यूमिनियम। तो मैंने जनरल रूल लिखा दिया है इस ये तो अब इसके युग्म इलेक्ट्रॉन तो ऐसे परंतु ये इसके नो कर लिया जैसे तो ये तुरंत अपनी आकृति को क्या कर लेगा परिवर्तित है ना N SiH3 और है ना SiH3 ऊपर दिखा दे रहा हूं। तो ये जैसे ही इस तरह से प्लेनर हो जाएगा ही नाइट्रोजन क्या अपना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन इसे आसानी से दे देगा और जैसे ही एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने आसानी से दिया ज्यामिति बना देगा मतलब त्रिकोणीय समतलीय मतलब इसमें अभी जो मैंने बोला था कि बीबी के फलस्वरूप बन तो बीबी रहा है ना मेन बॉन्ड नहीं है पीछे से नाइट्रोजन अपना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है आपका संकरण भी परिवर्तित हो रहा है बंध कोण भी परिवर्तित हो रहा है और बंध की सब चीजें परिवर्तित हो गई क्योंकि नॉर्मल आ रही मेरी बात समझ में ठीक है ना। लंबाई सब में ही नहीं आ रहा तो आ गया है नहीं कर लेंगे वो जेस्टर की आवाज कैच हो रही थी जेस्टर की आवाज कैच हो रही थी तो मिक्स हो रहा होगा तो इसलिए तो चेंज करा था मुझे चक्कर आ रहे हैं और बाद में शूट करेंगे फिर और क्या नहीं अरे सर कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें लगता है सर ये क्या भाषण दे रहे हो क्या जोक सुना रहे हो कुछ नहीं पढ़ाते हो तो पीछे बैठो वहीं पे उसके भी पीछे बैठा करो माइक के भी पीछे निकलने में भी आसानी रहेगी ठीक है। चलिए चालू ना माइक हाँ
तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया सभी को समझ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो, सिलाइल आइसोसाइनेट सिलाइल आइसोसाइनेट रेखीय है। सिलाइल आइसोसाइनेट रेखीय है जबकि मिथाइल आइसोसाइनेट कोणीय है। ठीक है। अब HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये जो होता है आपका है ना, इसे साइनिक अम्ल बोला जाता है। तो दिस इज माय साइनिक एसिड, समझे। और अगर आप इसमें से H+ हटा दोगे, मैंने आपसे बोला ये हर अम्ल में से आप H+ हटाने के बाद एक अम्ल से जो आयन बनता है उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है, एट। तो अगर मैंने इसका H+ हटा दिया तो N के ऊपर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस आयन का नाम क्या हो जाएगा मेरा, साइनेट आयन। ठीक है। तो अब उसने एक तो मुझसे बोला है सिलाइल आइसोसाइनेट, मतलब SiH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और एक अणु का नाम लिया है उसने मेरे से मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, समझ गए ना। तो अब अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है यहाँ पर, और दो क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो काउंट होगा नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का संकरण कौन सा हो गया मेरा, sp2, और sp2 में कौन सा वाला केस हो गया, Ab2L, दो बंध युग्म और एक लोन पेयर। तो Ab2L में हमने बोला ही था कि हमारे अणु की आकृति क्या हो जाती, एंगुलर या बेंट, कोणीय। तो ये कोणीय प्रकृति का हो जाएगा, है ना। N CH3 नीचे झुक जाएगा, ये इसका लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये थीटा हमारा बेंट हो गया, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास क्या है आपके रिक्त कक्षक। फिर से बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के कारण ये कोणीय नहीं होगा, उल्टे नाइट्रोजन क्या करेगा, सिलिकॉन के रिक्त कक्षक में अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा। और अगर रेखीय होगा तो इसका जो देने की प्रवृत्ति होगी वो और भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह से रेखीय बनकर ये दे देता, मतलब एक तरह से कौन सा बंध बना लेता आपका, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो संकरण में परिवर्तन हो गया। अगर पश्च बंध नहीं होता तो मेरा संकरण sp2 होता, परंतु अपश्य बंध के कारण संकरण कौन सा हो चुका मेरा, sp, रेखीय हो गया। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं बैक बॉन्डिंग के, जो सभी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स और भी काफ़ी सारे होंगे, परंतु जो कॉमनली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मेन चीज़ जनरल कंडीशन आपको ध्यान रखनी कि एक के पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे के पास रिक्त कक्षक हो, तो वहाँ पर हमेशा पश्च बंध की संभावना पाई जाएगी। किसी नए क्वेश्चन में आता है तो वो फिर दिमाग आपको अपना लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो हमेशा देखा हुआ क्वेश्चन दे आपको। ठीक है ना। अब जैसे इसके बाद ये तो पहली स्पेशल बॉन्ड थी ना, दूसरा स्पेशल विशिष्ट जो हमारे लिए है वो है ना इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बंधन। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इस टॉपिक का नाम बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, है ना। और इसको मैं शॉर्टकट में अब पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में EDC बुलाऊंगा, ताकि आपको भी पूरा ना लिखना पड़े। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, EDC। तो पहला टाइप का विशिष्ट बंध है आपका पश्च बंध, है ना। पहले मैं इन दोनों को समझाऊंगा, क्योंकि बंध लंबाई बंध कोणों की तुलना में अब हम लोग इसका भी रोल लेंगे, ठीक है। तो पहला बंध तो हो गया हमारा। अब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में किस तरह से बंध पाया जाता है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक, है ना, बनाना बंध नाम सुना होगा आपने, तो उनको देखेंगे।
तो ये सब आपके इस टॉपिक के पार्ट है। तो ये सब हमारे स्पेशल बॉन्ड्स है ना, जिसमें लिखना हमारा कि काफी सारे यौगिक ऑब्लिक अणु ऐसे होते हैं, काफी सारे यौगिक ऑब्लिक अणु ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य बंध है ना, जिनमें सामान्य बंध, जो अभी तक आपने बंध पढ़े हैं बेटा उन्हें, है ना, ये बाद में नीचे लिखना, मैं तो समझाने के लिए पहले लिख रहा हूं, उन्हें 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। ये सामान्य बंध है ना, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या तात्पर्य है, ए और बी के आपने बीच में एक बंध पढ़ा है अभी तक, है ना, बहुबंध हो तो वो तो अलग बात है, मैं तो सबसे लोएस्ट केस की बात कर रहा हूं। तो 2 सेंटर हो गए, ये पहला सेंटर और ये दूसरा सेंटर, इसलिए 2 सेंटर बोला जा रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो अभी तक हमने जो बंध पढ़े हैं, चाहे इधर भी आप देख लो, ये सब कौन से बंध हैं आपके, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये सामान्य बंध है ना। तो हम लोग यही लिख रहे हैं कि कई यौगिकों आणविक अणुओं में सामान्य बंध ब्रैकेट में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ विशिष्ट, है ना, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉन न्यून बंध भी पाए जाते हैं, है ना, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉन न्यून बंध भी पाए जाते हैं, है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य बंधों की तुलना में कम होती है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य बंधों की तुलना में कम होती। जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करोगे, है ना, तो इसमें होगा क्या कि ए और बी, ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, केवल क्या हो रहा है, सेंटर 3 हो जा रहे हैं। सेंटर 3 होने का तात्पर्य क्या है कि अगर इसके पास कोई नया परमाणु सी आ गया जिसके पास क्या उपलब्ध हो, रिक्त कक्षक, ठीक है, तो इस बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके, ये क्या करेंगे, इसके साथ भी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, मतलब ये कुछ सिचुएशन आपकी इस तरह से हो जाएगी ए बी सी। इस वजह से इसे कौन सा बंध भी बोला जाता है हमारा, बनाना बॉन्ड। थोड़ा मैंने ज्यादा टेढ़ा कर दिया, नहीं तो ये एग्जैक्टली आपका, है ना, केले की तरह दिखता है आपका इस टाइप से, तो इसे हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा बनाना बॉन्ड है और यही आपका, है ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी, ठीक है ना। वही 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 बंधों में जा रहे हैं, जबकि कायदे से 2 बंधों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। तो ये आंशिक रूप से होते हैं, कुछ समय तक ए और बी के बीच में बंध रहेगा, कुछ समय तक बी और सी। तो काफी विशिष्ट प्रकार का बंध है ना, जो प्रायोगिक रूप से पाया गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तब होगा बेटा जब बी के पास कोई भी लोन पेयर ना हो, है ना। ज्यादातर जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो हाइड्रोजन के सापेक्ष हैं, अगर बी हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, और ए जो है आपका वो बेरिलियम या बोरॉन, तो ये भी बता दे रहा हूं, तो इनके केस में, और सी भी वही आपका। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, उसमें बस इतना होगा कि बी के पास क्या होगा आपका, लोन पेयर होगा। तो अगर बी के पास लोन पेयर हो गया और अब सी इसके पास आ रहा है परमाणु बनाने, बंध बनाने, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसे दे देगा। अब इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन अलग हैं, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन अलग हैं, इसलिए ये कौन सा बंध हो गया मेरा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर तो 3 है, एक तरह से आप इसे सेतु बंध भी बोल सकते हो, ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, अगर मुझे 2 सिरों को जोड़ना है बेटा, तो बीच में मैंने क्या करा, उनको एक पॉइंट से जोड़ दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप ब्रिज यौगिक भी पढ़ते हो, म्यू लिखते हैं जिनके आगे, वैसे ही ये ब्रिज बॉन्ड भी है हमारा, ठीक है ना।
तो ये हमारे विशिष्ट प्रकार के बंध हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे वो डाइबोरेन है ना। तो अब हम लोग डाइबोरेन को कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमसे पूछा जाता है वो है डाइबोरेन मतलब B2H6। B2H6 में होता क्या है हमारा BHH है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप B2H6 का काफी ज्यादा प्रयोग करते हो, अगर आपको ध्यान हो तो। एल्कीन वगैरह के जैलियोजन वगैरह में खूब यूज होता है B2H6 है ना। तो आप इसे कभी भी BH3 के फॉर्म में नहीं लिखते हो, ठीक है ना। आप इसे हमेशा किस रूप में लिखते हो B2H6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगी के अस्थायी है। और अगर इसके दो अणु इस तरह से आसपास आ जाए तो इस बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस बोरॉन को मिल जाते हैं, इस बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस बोरॉन को मिलते हैं, दोनों मिलकर आपका डाई बोरेन बना लेते हैं है ना, जिसे आप बनाना बॉन्ड भी बोलते हो। तो एक ऊपर से बनता है हमारा है ना, एक नीचे से बनता है, लाइक दैट। अब जो कोने कोने वाले हाइड्रोजन है इन्हें टी बोला जाता है। टी का मतलब है हमारा टर्मिनल है ना। तो HT का मतलब ही है आपका टी मतलब टर्मिनल, ठीक है ना। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है, टर्मिनल ही बोला जाता है शायद। और इन्हें बोला जाता है क्या बी। बी का मतलब क्या हमारा ब्रिज परमाणु है ना। B2H6 है ना। तो आप देख लो बोरॉन के काफी यौगिक हमने यहाँ पर कर लिए हैं, बोरेक्स, बोरॉन, बोरॉन के हैलाइड्स वगैरह सब कुछ, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। बस इनकी कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देखनी है जिससे हमारी बोरॉन फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, समझे। बोरॉन ने अपना संकरण भी परिवर्तित कर लिया है। यहाँ पे इसका संकरण sp2 था, परंतु अब आप देख सकते हो इसने 4 बंध बना लिए हैं, तो कौन सा संकरण हो जाएगा sp3। और इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, सब डाटा पूछता है बेटा, बंध कोण वगैरह। जैसे ये 122 है, ये वाली जो बंध लंबाई है वो टर्मिनल वाली 1.22 है ना। ब्रिज वाली की जो बंध लंबाई है वो 1.34 है ना। दोनों बोरॉन के बीच की जो दूरी है वो 1.77। तो ये सब डाटा भी पूछा जाता है, तो हमें एक एक डाटा के साथ इसे पूरा ध्यान रखना है। है ना। हमसे ये भी पूछ सकता है बेटा, एक ही तल में है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछना चाहे, एक ही तल में अधिकतम परमाणुओं की संख्या है ना। कोई भी एक तल उठाओ उसमें मैक्सिमम कितने परमाणु हो सकते हैं। तो ब्रिज वाले यौगिक वगैरह में ना ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछ सकता है, सबकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ एक तल में 6। कौन कौन से है ना, ये पहला बोरॉन, ये दूसरा बोरॉन भैया। तो इस बोरॉन का ओरिजिनल संकरण क्या था आपका sp2। sp2 तो क्या होता है एक तल में होता है। तो ये बोरॉन, इसका ये H और तीसरा H, पहले तो सब सेम तल में थे 4, इसके भी चारों सेम तल में थे। परंतु अब क्या हो गया, ये जो बीच वाला हाइड्रोजन है अगर सीधे ये इससे जुड़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन तो खाली जुड़ गया। तो इस बीच वाले हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, तल छोड़ के ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ा सा फील हो रहा है ना। मैं 3D दिखा नहीं सकता हूँ, मैं हाथ से समझा सकता हूँ। ये ऊपर उठा ताकि ये अगले वाले से भी जुड़ा, और इसका भी जो हाइड्रोजन है वो तल के कहाँ चले गया, नीचे ये जुड़ गया। तो अब आप देखो तो ये 2 हाइड्रोजन, इधर कोने के 2 हाइड्रोजन और दोनों बोरॉन, ये क्या हो गए एक तल में। तो अगर एक ही तल में अधिकतम परमाणु की संख्या पूछेगा तो 6 हो जाएगी है ना। या किसी दूसरे तल में है ना, इसके अलावा दूसरे तल में अधिकतम परमाणुओं की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी। एक तो तल ये ले लिया, इसमें तो 4 है मान लो, दूसरे तल में पूछेगा तो 4,
है ना, बच्चे दो बोलते हैं कि बस ये दो H बचे। अगर आपने ये तल ले लिया तो इसमें बोरॉन भी तो आएगा, H तो आ ही गए, तो इसलिए दूसरे तल में अधिकतम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4। तो इंटीजर टाइप में दोनों का अंतर भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन डाइबोरेन इन वन प्लेन एंड इन अनदर प्लेन, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऐसा भी पूछ सकता है ना। अब इसके कुछ विशिष्ट बिंदु बस लिख लेना जल्दी से। तो हम आज की क्लास डाइबोरेन पे खत्म कर रहे हैं। विशिष्ट पॉइंट ये लिख लेना हमारा पहला, जैसे आप बोल सकते हो कि है ना, चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं। चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं तथा HB है ना, तथा HB दूसरे तल में होते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो बोला जाता है कि है ना, हाँ सेकेंड पॉइंट लिखना। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो बंध छोटा होगा वो तुलनात्मक रूप से प्रबल होता है ना, परंतु यहाँ पर ये बंध छोटा है तब भी टर्मिनल हाइड्रोजन वाला बंध तुलनात्मक रूप से क्या है आपका, दुर्बल है। ये आसानी से क्या होता है, टूट जाता है। ब्रिज वाले हाइड्रोजन को जब आप इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कराओगे बोरॉन फैमिली में, तब सबसे पहले प्रतिस्थापन कौन से वाले H का होगा, टर्मिनल वाले H का प्रतिस्थापन पहले होगा। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि BHT बंध है ना, BHT बंध कॉमा देकर BHB बंध की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो बेटा, बोरॉन का संकरण sp3 होता है। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो बोरॉन का संकरण sp3 होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो कि B2H6 है ना, B2H6 अभी भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाता है। इस बॉन्डिंग के बाद भी है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूनता कब हटती, जब बोरॉन को पूरा एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन मिलता। इसमें कोई एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, एक ही बंध के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से कभी इधर कभी उधर हो रहा है ना। तो B2H6 अभी भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, परंतु बोरॉन आंशिक रूप से, या ब्रैकेट में आप तात्क्षणिक भी लिख सकते हो, मोमेंटरली, बोरॉन आंशिक रूप से या ब्रैकेट में तात्क्षणिक रूप से अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है। ठीक ना, तो ये सब जानकारी विथ डाटा आपको B2H6 के बारे में ध्यान रखनी। तो ऐसे खूब सारे बंध होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे।